Hello, guys. Good morning. Welcome to my YouTube channel. My name is Mahesh Singh. Guys, in this video, we are going to discuss the Reserve Bank of India, which is also known as the Central Bank of India. बेसिक इसको हम लोग आपका भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक या द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कैटेगराइज किया गया है आपका एज ए सेंट्रल बैंक या दी सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक हम लोग जिसको बोलते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो गाइस, this is a very important topic for your all upcoming government examinations. If you are preparing for bank, RBI, insurance and railways, SSC, UPSC, सारे एग्जाम्स में आपको आरबीआई से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस यूनिट का जो मोटिव है आपका कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके मैक्सिमम, क्या क्या क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जा सकते हैं उनको, प्लस जो आरबीआई का जो बेसिक आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेडक्वार्टर्स, लॉज एंड ऑल, सारा इनको हम लोग आपका स्टडी करने जाएंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आपका स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग कोई भी नया वीडियो अगर लेके आते हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे एक वीडियो हम लोग लेके आए थे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसमें आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे बैंकिंग क्या होता है या फिर बेसिक टाइप्स ऑफ बैंक्स या आपका बैंकिंग का हिस्ट्री, फंक्शंस एंड ऑल, ठीक है। तो जब उसमें हम लोग ना टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े थे, बैंकों के प्रकार पढ़े थे, तो बहुत सारे प्रकार मैंने आपको पढ़ाए थे। और पहला प्रकार होता है आपका दी सेंट्रल बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक हम लोग जिसको बोलते हैं। हर एक इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल बैंक होता है आपका, जो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड ए टू जेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट, सुपरवाइज या मॉनिटर करने का काम करता है वहाँ का सेंट्रल बैंक। जैसे अमेरिका के लिए अगर आप देखेंगे तो यूएस फेडरल बैंक जिसको बोलते हैं, यूएस फेड, ठीक है। अगर आप जापान के लिए जाएंगे तो बैंक ऑफ जापान, यूरोजोन के लिए अगर आप जाते हैं तो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना फॉर चाइना, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड फॉर इंग्लैंड। तो हर एक इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर बैंक, एक सेंट्रल बैंक, एक केंद्रीय बैंक, जिसका काम क्या होगा उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड ए टू जेड एक्टिविटीज का मतलब क्या है। जैसे कोई नया बैंक खुलेगा तो कैसे खुलेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, जो गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड की गई हैं उनको वो लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इसका सुपरविजन और मॉनिटरिंग वो भी किसके द्वारा होगा, वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा होगा। तो सेम एज इंडिया में ये जो पूरा वर्किंग देखता है कौन, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, ठीक है। इंडिया में अगर कोई भी नया बैंक खुलेगा तो वो किसकी सर्विलेंस में, किसकी गाइडलाइंस के हिसाब से, आपका आरबीआई की तरफ से, कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा, कैसे लैंडिंग करेगा, एवरीथिंग, ठीक है। प्रायोरिटी में कितना जाएगा, कमर्शियल के अंदर कितना जाएगा, तो सारी चीजें जो डिफाइन होती हैं किसके द्वारा, आपका आरबीआई के द्वारा। तो इस यूनिट में हम लोग इन सारी चीज़ों को, ठीक है, आरबीआई जो की स्टडी एरिया है हम लोगों का, उसमें इस यूनिट के अंदर कुछ मेजर चीज़ें जिनको हम लोग आपका पढ़ेंगे। पहला आपका इंट्रोडक्शन टू आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट वो सारी चीज़ें आपका। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हेडक्वार्टर्स और ऑल हैं सारे आपके। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, आरबीआई की सहकारी समितियां, ठीक है, 3 सब्सिडरीज हैं आपका, डीआईसीजीसी, ठीक है, इसके अलावा एनएचबी एंड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। तो ये तीनों से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपके। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस आपके, जैसे करेंसी इशुएंस, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल, जितने भी सारे फंक्शंस आपके, ठीक है, वो सारे उनको हम लोग आपका यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सो ये कुछ की एरिया आपका स्टडी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू आरबीआई। अभी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आपका बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम लोगों ने नाम दिया आपका दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक इसको बोला गया। अब सेंट्रल बैंक कोई भी होता है तो उसका काम क्या होगा, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड ए टू जेड
एक्टिविटीज़ को रेगुलेट, सुपरवाइज या मॉनिटर करना। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक को लगाने के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाया गया, जिसको हेड किया गया किसके द्वारा? मिस्टर हिल्टन यंग के द्वारा, ठीक है। 1924 में इंडिया में एक कमेटी बनाया गया इंडिया में सेंट्रल बैंक लगाने के रिगार्डिंग, और उस कमेटी को लीड किया गया या सुपरविजन किया गया किसके द्वारा? मिस्टर हिल्टन यंग के द्वारा। तो आरबीआई से संबंधित जो समिति है उसको हम लोग बोलते हैं आपका हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। 1924 1924 में भारत में केंद्रीय बैंक लगाने के रिगार्डिंग एक समिति बनाया गया, जिसको नाम दिया, जिसको लीड किया गया या हेड किया गया मिस्टर हिल्टन यंग के द्वारा। तो उन्हीं के नाम से कमेटी बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, 1924। और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, इस कमेटी के सुझाव पे 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड जो अधिनियम है या जो एक्ट है वो है आपका 1934, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई से संबंधित जो एक्ट है आपका वो है आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट हम लोग समझते हैं कि एक्ट क्या होता है, जिसमें आपका जो कि एक पर्टिकुलर, जिसने अथॉरिटीज प्रोवाइड किए आरबीआई को कि किस तरीके से आरबीआई आपका बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट, सुपरवाइज या मॉनिटर करेगा, वो सारी चीजें या सारी अथॉरिटीज कहाँ पे मेंशन है? आपका आरबीआई एक्ट 1934 में, ठीक है। दूसरा, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ आपका 1 जनवरी 1949 को, जनवरी 1 1949 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। जैसे 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, आज़ादी हमें मिली, ठीक है। तो इसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया आपका 1 जनवरी 1949 को, और जो अधिनियम था जिसके अंडर इसका आपका नेशनलाइजेशन हुआ वो था आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या बीआर एक्ट 1949, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग उस समय कैपिटल की बात करते हैं तो उस समय का जो कैपिटल था वो था आपका 5 करोड़। 5 करोड़ के साथ नेशनलाइज किया गया आरबीआई को, ठीक है। और इस 5 करोड़ की कैपिटल को इक्वली डिवाइड किया गया किसमें? आपका 100 रुपए के शेयर्स में आपका, ठीक है, 100 रुपीज ईच आपका, ठीक है। जो जितने भी आपके शेयर्स आपके थे उनको 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या किया गया? आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आरबीआई जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ आपका 1 जनवरी 1949, और इसके लिए ये जो 5 करोड़ रुपीस के साथ इसको नेशनलाइज किया गया, और उस 5 करोड़ को हम लोगों ने क्या करा? 100 रुपए के शेयर्स में क्या करा? आपका डिस्ट्रीब्यूट करा, जो कि फुली पेड अप शेयर थे, जैसे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शेयर होल्डिंग आता है। जैसे टाइम टू टाइम आप लोग सुनते होंगे, जैसे अभी रिसेंटली 28,000 करोड़ का डिविडेंड पे आउट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई के द्वारा, इंतरिम डिविडेंड हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये जो आरबीआई है इसका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको आपका होल्ड करती है। तो इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है आपका वो एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका मुंबई के अंदर, लेकिन मुंबई में शिफ्ट हुआ था कब? आपका 1937 में। ये आपको ईयर ध्यान रखना पड़ेगा, 1937 जब मुंबई शिफ्ट हुआ था, और इससे पहले कहाँ पे था? तो आपका कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब जब अप्रैल 1 1935 आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया तो आपका इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहाँ पे? आपका कोलकाता के अंदर, क्योंकि तब कोलकाता बंदरगाह हुआ करता था इंडिया का सबसे बड़ा, और वहाँ से ही फॉरेनर्स या ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा डील करते थे। तो इन्होंने अस्थायी तौर पे, प्रोविजनल बेसिस पे आरबीआई का हेडक्वार्टर बनाया कोलकाता में। बाद में इसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? आपका मुंबई में, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जो फाइनेंशियल कैपिटल, जो वित्तीय राजधानी बोलते हैं इंडिया का, वो है आपका मुंबई, ठीक है। तो 1937 में इसको शिफ्ट किया गया आपका मुंबई में आपका। तो हेडक्वार्टर कोलकाता, और प्रीवियसली ये आपका कहाँ पे था? मुंबई के अंदर, ठीक है। और कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ? तो 1937। हेडक्वार्टर के अलावा 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं आरबीआई के, 4 स्थानीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज आपका जो हेडक्वार्टर के नीचे काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसके अलावा रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपके 19 और 11 सब रीजनल ऑफिसेज, ठीक है। तो इन 4 लोकल बोर्ड ऑफिस के नीचे आपका रीजनल ऑफिस। अब अगर आप कभी आरबीआई के ऑर्डर एंड रिपोर्टिंग को समझेंगे तो हेडक्वार्टर, जहाँ पे आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर या जो अदर टीम होती है वो बैठती है, कोई भी ऑर्डर आएगा तो आपका हेड ऑफिस से आएगा किसको? आपका इन 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज को, ठीक है। 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज के पास ऑर्डर आए तो उसको आगे पास करेंगे किसको? इन 19 रीजनल ऑफिस एंड सब ऑफिसेज को, और इनके नीचे काम करते हैं कौन? आपका बैंक्स, ठीक है। जितने भी बैंक्स आपके हैं वो आपका रीजनल ऑफिसेस के अंडर में आपका। अब रिपोर्टिंग जब होगी तो अपोजिट होगा, बैंक रिपोर्ट करेंगे आपका रीजनल ऑफिस को, रीजनल ऑफिस आपका लोकल बोर्ड ऑफिस, और लोकल बोर्ड ऑफिस आपका हेड ऑफिस को। तो इस तरीके से ऑर्डर एंड रिपोर्टिंग का जो हायरार्की काम करता है आपका आरबीआई के लिए। तो बेसिक
अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ तक का, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट का आरबीआई के लिए, तो आरबीआई जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक इसको बोला जाता है आपका। अब सेंट्रल बैंक होगा, हर एक इकोनॉमी के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड ए टू जेड एक्टिविटीज, जैसे आपका रेगुलेशन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, ये सारा काम वहाँ के सेंट्रल बैंक का आपका होगा, ठीक है। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक का काम करता है आरबीआई, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी 1924, और जिसको लीड किया गया था हिल्टन यंग के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। अगर आपको कभी पूछता है कि आरबीआई के लिए सुझाव समिति कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा हिल्टन यंग, ठीक है। इसके अलावा हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे 1 अप्रैल 1935, अप्रैल 1 1935 आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। देन बाद में नेशनलाइजेशन हुआ 1949 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टार्टिंग में मुख्यालय था आपका कोलकाता के अंदर, 1937 में इसको परमानेंटली स्थायी तौर पे आपका शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के अंदर, ठीक है। और हेडक्वार्टर के अलावा 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं आरबीआई के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है, और 19 रीजनल ऑफिसेज। और इनिशियल कैपिटल जो शुरुआती जमा पूंजी थी वो था कितना आपका 5 करोड़, और उस 5 करोड़ को 100 रुपए के शेयर में बांटा गया, और शेयर टाइप क्या था, फुली पेड अप, मतलब जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा उसको इन हैंडेड उनमें क्या करा जाएगा आपका, या जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई आपका बना, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका। अब अगर हम लोग टीम आरबीआई को पढ़ते हैं आपका, ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हम लोग पढ़ते हैं आरबीआई का, तो जिसको हम लोग जानते हैं आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टीम आरबीआई, ठीक है। टीम आरबीआई जो कि 21 मेंबर्स का एक लिस्ट है, ठीक है, 21 मेंबर्स आते हैं आपके टीम आरबीआई के अंदर, ठीक है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो टीम आरबीआई है, इसके अंदर टोटल 21 मेंबर्स आते हैं। 21 मेंबर्स कौन कौन से, आरबीआई गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक है, 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड ऑफिसेस, 2 मेंबर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 10 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये टोटल 21 मेंबर्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है आरबीआई का। तो इनको अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो पहला मेंबर है आपका कौन, आरबीआई गवर्नर, सबसे मेजर मेंबर आपका, सबसे ज्यादा राइट जिसके पास आपके होते हैं। आरबीआई गवर्नर एट प्रेजेंट कौन है, श्री शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25th नंबर के गवर्नर हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था मिस डॉक्टर उर्जित पटेल को, ठीक है। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे आपके उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल से पहले थे 23rd नंबर पे आपका डॉक्टर रघुराम राजन, ठीक है। तो श्री शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है, और जिन्होंने अभी रिसेंटली जब उर्जित पटेल सर के द्वारा रिजाइन किया गया था तो उनके द्वारा अपना इस पोस्ट को संभाला गया था। इससे पहले ये जो श्री शक्तिकांत दास हैं ये आपका नीति आयोग के परमानेंट मेंबर्स आपके रह चुके हैं, ठीक है, या जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी है उसके भी एक्टिव मेंबर आपका रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको आरबीआई का गवर्नर आपका बनाया गया। अब जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 3 इयर्स, ठीक है। आरबीआई का कभी भी कोई भी गवर्नर बनेगा तो आपका 3 साल के लिए, इसको करेक्ट करना आपका 3 इयर्स के लिए, ठीक है। जो टेन्योर होता है, जो काम आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है आरबीआई गवर्नर का वो होता है आपका 3 साल। अगर रीअपॉइंटमेंट होता है तो फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है। जैसे 3 साल के लिए इनको आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किया गया, अगर इनको इनका पुनर्निर्वाचन होता है तो कितने समय के लिए आपका 2 साल के लिए, ठीक है। तो 3 ईयर प्लस 2 ईयर, ठीक है, ओवरऑल आपका कितना हो सकता है 5 ईयर्स। पहले गवर्नर जो थे आरबीआई के वो थे आपका डॉक्टर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर, तो आपका आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, ठीक है, अगर हम लोग आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम देखते हैं तो नाम आता है सी डी देशमुख, ठीक है, सी डी देशमुख जो कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो बेसिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टीम इंडिया की अगर हम लोग टीम आरबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल 21 मेंबर्स। पहला सबसे मेजर अथॉरिटी जिनके पास होती हैं वो है आपके आरबीआई गवर्नर। एट प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, 25th नंबर के गवर्नर हैं आपके। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और आपके पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। दूसरा मेंबर या दूसरी कैटेगरी जो आती है आपका वो आता है 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक है। आरबीआई गवर्नर के साथ 4 उप गवर्नर आपके होते हैं, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर्स आपके होते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर्स जो कि कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है आपका 4 ईयर के लिए, ठीक है। हर एक डिप्टी गवर्नर का जो टेन्योर आपका होता है 4 ईयर्स, प्लस अगर रीअपॉइंटमेंट होता है तो आपका 2 ईयर्स, ठीक है, 4 + 2। जैसे गवर्नर सर का अपॉइंटमेंट होता है आपका टेन्योर होता है 3 ईयर + 2 ईयर के लिए, लेकिन जो डिप्टी गवर्नर है 4 ईयर + 2 ईयर आपका, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो इस तरीके से महेश कुमार जैन, एम के जैन, इसके अलावा बीपी कननगो,
विरल वी आचार्य एंड एन एस विश्वनाथन, ये 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के एट प्रेजेंट आपका, ठीक है। तो गवर्नर प्लस गवर्नर के साथ साथ आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं हमेशा, ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर्स की अगर बात करते हैं तो अभी एट प्रेजेंट जो 4 गवर्नर्स हैं अभी रिसेंट अपॉइंट हुए थे आपके एम के जैन, देन वीपी काननगो, विरल आचार्य एंड एन एस विश्वनाथन, ठीक है। तो ये आपके 4 नेम्स। इसके अलावा अब टोटल 5 मेंबर्स हो गए। उसके अलावा 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड ऑफिसेज। 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड ऑफिसेज का मतलब क्या है, जो मैंने आपको 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज बताए थे, दिल्ली, इसके अलावा मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 लोकल बोर्ड ऑफिसर्स आपके, इनके भी जो हेड या फिर यहाँ से कोई भी एडवाइजरी टीम में आपका जो पार्ट होगा आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। तो 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड ऑफिसर्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के जो आपके जो लोकल बोर्ड ऑफिसर्स कार्यालय हैं, ठीक है, वहाँ से 4 मेंबर। इसके अलावा 2 मेंबर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय से 2 लोग एडवाइजरी में आपका, और 10 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से 10 लोग, ठीक है। तो टोटल आपका कितना होगा, 21 मेंबर्स, गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर प्लस 4 मेंबर फ्रॉम लोकल बोर्ड ऑफिसेस प्लस 2 मेंबर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 10 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से 21 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है आरबीआई का, ठीक है, जो कि आरबीआई के द्वारा कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें मेजर पार्टिसिपेट करते हैं इनकी एडवाइजरी या इनके जो भी थॉट्स हैं आपका इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो अगला पॉइंट है वो है आपका सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की सहकारी समितियां जिनको हम लोग बोलते हैं आपका, ठीक है। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई की 3 सब्सिडरी हैं। अब सब्सिडरी क्या होता है ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मोर देन 50% ओन करता है, ठीक है, 50% से ज़्यादा ओन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे बहुत सारे टूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे नाबार्ड इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुद्रा बैंक इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सिडबी, इस तरीके से, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कोई नया बिजनेस खोला गया और उसमें वो 50% से ज़्यादा ओन करता है 100% तक। जैसे हम लोग टाटा मोटर्स के लिए बोलते हैं जगुआर लैंड रोवर, ठीक है, जो जगुआर की गाड़ियाँ होती हैं जेएलआर के द्वारा बनाई जाती हैं और जेएलआर सब्सिडरी है टाटा मोटर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आरबीआई की भी 3 सब्सिडरीज हैं इंडिया के अंदर आपका। एक आपका नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, दूसरा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डीआईसीजीसी, और तीसरा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो कि करेंसीज के ऊपर काम करता है। तो इन पर्टिकुलर 3 एरियाज के लिए, जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए आपका एनएचबी, आपका इंश्योरेंस जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है उनके लिए आपका डीआईसीजीसी, और नोट मुद्रण के लिए, ठीक है, नोट करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। तो 3 सब्सिडरी जो आरबीआई के अंडर में आती हैं, तो इनको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो है आपका वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी हम लोग इससे बोलते हैं आपका, ठीक है, राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड इसको बोला जाता है, या नेशनल हाउसिंग बैंक हम लोग इससे बोलते हैं, ठीक है। अब एनएचबी क्या है, एनएचबी इज अ डेवलपमेंट बैंक। एनएचबी को हम लोग बोलते हैं आपका डेवलपमेंट बैंक। अब कोई भी चीज अगर डेवलपमेंट बैंक होगी, अब टाइप ऑफ बैंक मैंने आपको पढ़ाए थे 2 तरीके के, एक आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा डेवलपमेंट बैंक, और दोनों में डिफरेंस आपको समझाया था। कमर्शियल बैंक जो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक क्या होगा आपका, जो कि बोरोविंग और लैंडिंग दोनों पार्ट पर डील करता है, और डेवलपमेंट बैंक जो आपका ओनली लैंडिंग पार्ट पर डील करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक आपका क्या हो गया, जैसे आपका 3 चीजें आपको पढ़ाई थी कि ओनली लैंडिंग पार्ट पर डील करेगा, एक की फोकस एरिया जिसको डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं, तीसरा कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एनएचबी 5 डेवलपमेंट बैंक है, उनमें से एक है आपका एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है आपका इंडिया के अंदर, और जिसको ओन करता है कौन, आपका आरबीआई। तो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए एक बैंक आपका बनाया गया इंडिया में 9 जुलाई 1988 को, और जो कि एक्ट किस एक्ट के अंडर आता है आपका, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1987, ठीक है। तो जुलाई 1988 में आपका एनएचबी की स्थापना हुई, और जो अधिनियम है वो है आपका एनएचबी एक्ट 1987, ठीक है। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। एनएचबी का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, और जो चेयरमैन है वो है आपका श्री राम कल्याण रमन, ठीक है, श्री राम कल्याण रमन। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि एनएचबी इज अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, कि एनएचबी इनमें से किसकी आपका सहकारी समिति है, तो आपका आंसर क्या होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग इसको आरबीआई की सब्सिडरीज में स्टडी करें।
ठीक है। तो एनएसबी एक सब्सिडरी है, एक सहकारी समिति है आरबीआई के लिए, जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर प्लस जो फॉर्मेशन और एक्ट है, इनको ध्यान रखें। अगला और जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, डीआईसीजीसी जो नाम से क्लियर होता है, जो आपके जो बेसिक डिपॉजिट्स हैं उनको इंश्योरेंस देने का काम करता है। जैसे किसी बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट खुला था, ठीक है, बचत खाता आपने खोला था। अब उस सेविंग अकाउंट के अंदर आपका 75,000 रुपीज़ था, ठीक है। 75,000 रुपीज़ आपका पड़ा है, 75,000 रुपये आपका उस अकाउंट के अंदर है। अब कल के डेट में किसी भी रीजन से वो बैंक क्या हुआ, आपका डिफॉल्टर हो गया, ठीक है। किसी भी रीजन से वो बैंक आपका दिवालिया घोषित हो गया। तो अब अगर कोई भी चीज़ डिफॉल्टर डिक्लेयर होती है तो उसके ऊपर जितने भी डेट होते हैं वो आपके माफ़ हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, ठीक है। वो कोई इकोनॉमी हो, कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो या कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है। एक बार वो डिफॉल्टर में आ गया तो वो उसके ऊपर से डेट्स को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब आपका आपका सेविंग अकाउंट क्या है, आपका बचत खाता उस बैंक के लिए लाइबिलिटी है। अब उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गया, उसने हाथ खड़े कर दिए, उसके पास पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन केसेस में छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिनका जो डिपॉजिट अमाउंट क्या है, अप टू 1 लाख रुपीज़ या उससे कम आपका है, ठीक है, अप टू 1 लाख रुपए तक का आपका पैसा है, तो उसको सिक्योर करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, जिसको नाम दिया गया आपका डीआईसीजीसी, ठीक है। जैसे अगर आपका वो बैंक डिफॉल्ट होता है तो आप 75,000 रुपीज़ के लिए किसके पास जाएंगे, डीआईसीजीसी के पास, अपने इसके पास क्लेम करेंगे तो ये आपका पैसा वापस कर देगा। अगर आपके अकाउंट में 1,25,000 होता तो 1 लाख तो डीआईसीजीसी आपको वापस कर देता, 25,000 रुपये क्या होगा आपका रिस्क के अंदर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट्स को आपका, ठीक है। तो डीआईसीजीसी क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपके डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस देती है, ठीक है। और जिसका लिमिट कितना होता है आपका, 1 लाख रुपए, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए तक आपका अकाउंट में पड़ा है तो वो आपका क्या है, सिक्योर है। डीआईसीजीसी को फॉर्म किया गया था आपका जुलाई 15 1978, और एक्ट काफ़ी पुराना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट 1961। पहले एक एक्ट की तरह काम करता था आरबीआई के अंडर में, बाद में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया डीआईसीजीसी, जिसको नाम दिया गया जुलाई 15 1978 में। इसका मुख्यालय आपका मुंबई के अंदर। और जो चेयरमैन होते हैं, अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है, डीआईसीजीसी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, आपका डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। एट प्रेजेंट आपका कौन है, बीपी कननगो। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उनमें से एट प्रेजेंट जो है बीपी कननगो। इससे पहले आपका एनएस विश्वनाथन थे काफी लंबे समय तक के लिए, अभी बीपी कननगो को आपका इसके चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। तो जो डीआईसीजीसी का चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, उसके लिए क्लॉज है कि हमेशा वो कौन होगा, आपका डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का उप गवर्नर, ठीक है। और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो उनमें से कोई एक, जैसे कुछ समय पहले तक एनएस विश्वनाथन सर थे, और एट प्रेजेंट कौन है आपका, बीपी कननगो, ठीक है। तो डीआईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हम लोगों की जो बैंकों के साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1 लाख रुपए तक का आपका इसका बीमा होता है, ठीक है। 1 लाख तक का इंश्योरेंस लिमिट इसकी होती है। मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्ट आपका 1961। आप बैंकिंग के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इसको अच्छे ढंग से समझ लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। अगला जो है आपका करेंसीज के ऊपर, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जो करेंसी नोट प्रिंटिंग आपकी होती है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जहां से आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करता है, ठीक है। तो आपका जैसे जनरल अगर आप देखेंगे, आरबीआई जो करेंसी नोट प्रिंटिंग आपका इंडिया में होता है वो 4 प्लेसेस से, ठीक है। 4 प्लेसेस कहाँ से आपका, एक है जैसे आपका नासिक है, ठीक है। अगर आप कभी करेंसीज प्रिंटिंग को समझेंगे तो 4 प्लेस है आपका, नासिक, देवास, ठीक है, नासिक, देवास, और आपका मैसूर एंड सलबोनी, ठीक है। अब ये जो दो हैं ये किसके अंडर में आते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, भारत सरकार के अंडर में आते हैं, नासिक और देवास जो प्रिंटिंग प्रेस है। और जो मैसूर एंड सलबोनी है वो किसके अंडर में, आपका आरबीआई के अंडर में, एज अ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। तो ये आपका करेंसी नोट प्रिंटिंग के ऊपर आपका 3 फरवरी 1995 को इसको बनाया गया। और इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पे, बेंगलोर, कर्नाटका, बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपका। और इसके चेयरमैन भी कौन है, आपका डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बीपी कननगो। इसका चेयरमैन कोई भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट आपका बीपी कननगो। और 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं इसके, एक मैसूर के अंदर, एक सैलबोनी के अंदर। अब ये जो पार्ट है ये बहुत समय से क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों के ऊपर, कि जैसे वो आपका बोलेगा इनमें से कौन से दो आपके
प्रिंटिंग प्रेस जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, या कौन सी दो जिनको आरबीआई ओन करता है? तो आरबीआई में मैसूर एंड सल्बोनी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश। मैसूर पड़ता है आपका कर्नाटका के अंदर, और सल्बोनी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से तीन सब्सिडरीज आपका आरबीआई का, एक एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा आपका डीआईसीजीसी, एंड थर्ड वन इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। इनके जो डिटेल्स फॉर्म है आपका, हेडक्वार्टर्स, ये आपका जितनी भी सारी चीजें, उनको आपको ध्यान से रखना है। अब जो अगला है आपका, वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य आपका, ठीक है। अब जो आरबीआई के फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस, कभी कभी भी अगर आप आरबीआई के फंक्शंस को गूगल करेंगे, या फिर बहुत टाइम आपने आरबीआई के फंक्शंस के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो कुछ मेजर फंक्शन जो आपके दिमाग में रहते हैं, जैसे आपका इशुएंस ऑफ करेंसी, करेंसी इशुएंस, ठीक है। इंडिया में जो करेंसीज प्रिंटिंग के ऊपर जो सबसे मेजर अथॉरिटी है, वो आपका आरबीआई है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में करेंसी प्रिंट होते हैं आपके। इसके अलावा आपका बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकों का बैंक बोला जाता है आरबीआई को, ठीक है। इसके अलावा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन या क्रेडिट कंट्रोल हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जितना होता है, सुपरवाइजरी वर्क आपका जितना भी सुपरविजन हम लोग करते हैं, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन, केवाईसी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आपका आरबीआई के फंक्शंस में आती हैं। अब अगर हम ये फंक्शंस आपने बहुत बार पढ़े हैं, इस यूनिट के अंदर हम लोग इन सारे फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कुछ फंक्शन जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इशुएंस ऑफ करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एंड केवाईसी रेगुलेशन, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं जिनमें से नंबर ऑफ टाइम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे करेंसी इशुएंस में से कौन कौन से प्लेस जहाँ से करेंसी प्रिंट होती है या मिंट होती है, एक्ट कौन कौन से हैं, कौन सा मेथड हम लोग करेंसी प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग जानते हैं, सारे टूल्स आपके रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आपका फेमा, फेरा जिसको हम लोग बोलते थे पहले, फेरा अभी फेमा, जितना भी फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज आपका होता है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका होता है, कोई भी कस्टमर जब आपका फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ता है आपका, तो ये कुछ मेजर फंक्शंस। इनके अलावा जो अदर फंक्शंस हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। और आपको उसी तरीके से इनको आपका ध्यान रखना है। तो ये जो फंक्शंस वाला एरिया है, इसको हम लोग आपका, जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग इनको आपका स्टडी करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। हाफ एन आवर का वीडियो हम लोग रखते हैं ऑन एन एवरेज आपका। सो गाइज, आई होप कि अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको याद हुए होंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, या फिर आपका किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस लाइक एनटीपीसी, आरआरबी, या फिर आपका जो आपका एलआईसी एओ है, इन किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपका फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेट करते हुए, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हर एग्जामिनेशंस के अंदर आपको मिलेगा, बस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन एरिया अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप एसएससी में जा रहे हैं तो आरबीआई के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री एंड ऑल। सेम आपका रेलवे के अंदर, अगर आप आरबीआई और आपका आईबीपीएस या एलआईसी इनमें जा रहे हैं, तो आपको आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप जैसे यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। तो सो गाइज, हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को आपको क्लियर करेंगे, और इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आरबीआई के फंक्शंस को आपका डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो गाइज प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आपके, उनके अंदर आप इसको शेयर कीजिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू।